हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का राजनीतिक शास्त्र का। आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि क्या है, संघवाद। क्या है? संघवाद। तो संघवाद चैप्टर को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तो संघवाद क्या होता है। सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो संघवाद हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम क्या है, संघवाद। ठीक है, तो संघवाद किसको बोलते हैं कि संघवाद शासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति एक केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न प्रांतीय या क्षेत्रीय इकाइयों के बीच क्या होता है, बटी हुई होता है। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, तो इसको देखिए यहाँ पर सरल भाषा में यानी कि सरल शब्दों में लिखा गया है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जब किसी देश को चलाने के लिए दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकारें जब काम करती है तो उसे संघवाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक स्तरों वाली जब सरकार क्या करती है, काम करती है किसी देश में, तो उसको हम क्या कहते हैं, संघवाद बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर, हमारा ये समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसका दूसरा टॉपिक, जिसका नाम क्या है, शासन के दो रूप हैं। कौन कौन सा है? एक संघीय शासन व्यवस्था है और एक हमारा क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था को हम देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसका सबसे पहले, दुनिया में शासन व्यवस्थाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कितना भागों में? दो भागों में। पहला है हमारा संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा है हमारा एकात्मक शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है, फिर हम एकात्मक शासन व्यवस्था को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संघीय शासन व्यवस्था को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो इसका सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार जो होता है ना, दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, तो ये जो है क्वालिटी किसका है, संघीय शासन व्यवस्था का। अगर दूसरा पॉइंट का बात हम करें तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को खास हुक्म या मनमाने आदेश नहीं दे सकती है। ठीक है, कौन? केंद्र सरकार जो है प्रांतीय और स्थानीय सरकार को कोई हुक्म मनमाने ढंग से उसको नहीं बोल सकता है, आदेश नहीं दे सकता है। ये किसका गुण है? संघीय शासन व्यवस्था का। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि राज्य सरकारों के पास ये अपनी शक्तियाँ होती है और वे अपने फैसले के लिए केंद्र को जवाबदेह नहीं होता है। यानी कि राज्य सरकार जो है अपना शक्ति का प्रयोग कर सकता है और वह जो है ना केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। यानी कि क्या बोल सकते हैं, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती है और वे अपने फैसले के लिए केंद्र को जवाबदेह नहीं होती है। जैसे कि हमारा राज्य में बहुत सब जितना भी राज्य है वह जो है केंद्र सरकार का जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, अगर चौथा पॉइंट की बात करें तो उदाहरण है हमारा, उदाहरण में क्या है कि भारत हो गया, बेल्जियम हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आदि, ये सारा जो देश है वह हमारा क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। इन जगहों पर क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था हमको समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को कोई खास मनमाने आदेश नहीं दे सकती है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो राज्य सरकार के पास अपना शक्ति होता है और वे अपने फैसले के लिए केंद्र को जवाबदेह नहीं होती है। अगर चौथा पॉइंट की बात करें तो इसका उदाहरण है, क्या है उदाहरण कि जैसे कि भारत, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या इन देशों में हमारा क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो संघीय शासन व्यवस्था हमारा बिल्कुल क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम एकात्मक शासन व्यवस्था। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है वहाँ पर क्या था, दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकारें था। तो शासन का केवल एक ही स्तर होता है यहाँ पर। किसमें? एकात्मक शासन व्यवस्था में। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, शासन का केवल एक ही स्तर होता है, बाकी जो भी इकाइयाँ हैं इसके अधीन होकर काम करती है। किसके अधीन? एक ही के अधीन में। ठीक है, इसमें केवल एक ही स्तर होता है और जितना भी इकाइयाँ हैं इसी के अंडर में रहकर काम करता है। यानी कि ये जो बोलता है वही सब कोई काम करता है। यानी कि इसका लीडर क्या होता है, एक होता है। उसका क्या होता है कि केंद्र का अलग है, राज्य का अलग है, कोई जो है एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों को अपना अपना पावर दिया गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, केवल इसमें पावर एक ही को है। तो देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट पूछ रहा है क्या,
जैसे कि बोल रहा है कि केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को कोई भी आदेश दे सकती है। वहाँ पर क्या था कि मनमाने ढंग से आदेश दे नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर मनमाने ढंग से अपना आदेश दे सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्य या स्थानीय सरकार के पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती। अभी वहाँ पर हम बताएं क्या कि राज्य या स्थानीय सरकार के पास अपना अपना शक्ति होता है जिसका प्रयोग कर सकता है और केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र सरकार पर जवाबदेह होता है, स्वतंत्र होता नहीं है। केंद्र जब चाहे शक्तियाँ वापस ले सकता है, यानी कि टोटल पावर किस में है, केंद्र सरकार में। यहाँ पर केंद्र सरकार। तो इस प्रकार का जो है उदाहरण हमारा किस देश में चल रहा है, तो श्रीलंका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया। यहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो यही जो है हमारा क्या है, अंतर है। तो इसमें अंतर क्या रखना है, यहाँ पर दो या दो से अधिक स्तर होता है, केवल यहाँ पर एक ही स्तर होता है। यहाँ पर केंद्रीय और प्रांतीय सरकार कोई जो है केंद्रीय सरकार इसको आदेश नहीं दे सकता, इसमें आदेश दे सकता है। और इसमें क्या है तीसरा पॉइंट कि अपना शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, ये यानी कि केंद्र सरकार पर जवाबदेह नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, टोटली जो है क्या शक्ति किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो भारत, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और इसका उदाहरण की बात करें तो श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि ये सब देश हो जाएंगे। तो इन देशों में क्या है, एक आत्म शासन व्यवस्था है, यहाँ पर क्या है, संघीय शासन व्यवस्था। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम इसका कि संघवाद की मुख्य विशेषता क्या है। संघवाद की मुख्य विशेषता यानी कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो इसका क्या है, और यहाँ से जो है ना कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन को पूछा भी जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो देखिए इसका विशेषता क्या है कि दो या अधिक स्तर होता है। संवाद की विशेषता क्या है, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों, जैसे कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार होती है कि नहीं, दो या तीन स्तर का सरकार होता है। ठीक है। तो ये फीचर्स है किसका है, संवाद का। दूसरा पॉइंट की बात करें तो क्या, एक ही नागरिक समूह, यानी कि इसमें जो शासन किया जाता है अलग अलग तो होता है स्तर, लेकिन सब जो शासन करता है एक ही पर करता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया क्या, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, भारत में वोट डालते हैं और सभी को वोट देते हैं हम, अलग अलग स्तर की सरकारों को वोट देते हैं, और सब जो शासन करता है किस पर करता है, जनता पर ही करता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, संवैधानिक गारंटी क्या है, संवैधानिक गारंटी। सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं, इसलिए प्रत्येक स्तर की सरकार को अस्तित्व और शक्तियों की संवैधानिक गारंटी मिलती है। यानी कि संविधान ये सब क्या है कि गारंटी दिया है कि सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है और सब लोग अपना अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। ये गारंटी कौन देता है, संविधान देता है। कौन देता है, संविधान, यानी कि संवैधानिक गारंटी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अगला क्या है, कठोर संविधान। क्या है, कठोर संविधान। क्या है कठोर संविधान, कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलावों के लिए दोनों स्तरों की सरकार की सहमति जरूरी होती है। जैसे कि कोई भी मौलिक अधिकार है, मौलिक प्रावधान जो है उसको अगर बदलना चाहे तो केवल केंद्र सरकार ही नहीं बदल सकता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के मिलने से ही बदलता है। तो ये क्या है, कठोर संविधान है। अगला पॉइंट की बात करें तो न्यायों की भूमिका। न्यायालय क्या करता है, वह अंपायर का काम करता है। ठीक है। यानी कि दोनों को संभालता है कौन, न्यायालय। तो अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। किसको, अदालतों को। यदि सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर क्या होता है, विवाद होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अंपायर की भूमिका भी निभाता है। फिर देखते हैं इसका अगला पॉइंट, वित्तीय स्वायत्तता। क्या है, वित्तीय स्वायत्तता यानी कि राजस्व। राजस्व के अलग अलग स्रोत, यानी कि राजस्व के स्रोत अलग अलग तय होते हैं, ताकि दोनों स्तर की सरकारें वित्तीय रूप से क्या है, आत्मनिर्भर रह सके। दोनों को क्या है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र दे दिया गया है, जहाँ से क्या करता है, वह राजस्व प्राप्त करता है और अपना राज्य को, अपना देश को क्या करता है, चलाता है। और इससे क्या होता है कि आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भर यानी कि वह अपना रेवेन्यू खुद करता है और खुद ये अपने आप चलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें तो क्या है, दोहरे उद्देश्य। इसका दोहरा उद्देश्य क्या है कि संघीय व्यवस्था के दो मुख्य उद्देश्य हैं। क्या है, पहला है कि देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना। पहला क्या है, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे क्या करना, बढ़ावा देना। दूसरा क्या है हमारा, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ये क्या है, दोहरा उद्देश्य।
तो ये सारा हमारा पॉइंट है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो इसको लिख देने से बिल्कुल हमारा नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, संघीय व्यवस्थाएं कैसे गठित होती है। तो इसका गठित होने की संघीय व्यवस्थाएं जो गठित होता है 2 तरीके से हम कर सकते हैं। कितना तरीके से, 2 तरीके से। पहला तरीका है कि साथ आकर संघ बनाना, और दूसरा तरीका है क्या, साथ लेकर संघ बनाना। एक होता है साथ आकर संघ बनाना और दूसरा क्या है, साथ लेकर संघ बनाना। तो देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या, साथ आकर संघ बनाना, यानी कि इसमें हम देखने वाले हैं कि संघीय व्यवस्थाएं किस प्रकार से बनता है, कैसे गठित होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र देश एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई का गठन करते हैं। इसमें सभी स्वतंत्र राज्यों की शक्तियां आमतौर पर बराबर होती हैं और वे केंद्र के बराबर शक्तिशाली होते हैं। जैसे कि हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो देश है वह स्वतंत्र होता है और क्या करता है, सब मिल करके एक संगठन बनाता है, जिसका गठन किया जाता है, संघ बनाता है, उसी को हम बोलते हैं संघीय व्यवस्था। तो इसमें क्या हुआ, साथ आकर सभी लोग क्या किया कि साथ आ गया और एक संघ बना दिया, जैसे कि उस प्रकार का समूह है। ठीक है, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब क्या है, देशों का संघ है। अगला दूसरा देखते हैं हम क्या है कि साथ लेकर संघ बनाना। इसमें एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों का बंटवारा राज्यों और केंद्रों के बीच कर देता है। इसमें केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है, यहाँ पर कैसे है, साथ लेकर संघ बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, भारत में भाषाई और विधायी शक्तियों का बंटवारा। कहाँ पर, भारत में यानी कि इंडिया में। तो क्या होगा, तो भारतीय संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा है। कितना, 3 सूचियों में बांटा है। बाद में बची शक्तियों के लिए एक अलग वर्ग बनाया गया है। कितना सूची में बांटा है, 3 सूची में, और बाद में बची गया जो भी शक्ति है उसको एक अलग वर्ग में बनाया गया है। तो तीनों सूची हमारा क्या है, एक हमारा सूची का नाम है क्या, संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, और ये जो चौथा है हमारा क्या है, अवशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक है, तो संघ सूची में क्या क्या शामिल होता है, कौन सा विषय शामिल होता है। ठीक है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, कानून बनाने का अधिकार किसका होता है। तो इसके अंतर्गत में कौन सा विषय शामिल होता है, जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के उद्देश्य हो गया, क्या क्या हो जाएगा, प्रतिरक्षा करना यानी कि देश का डिफेंस करना यानी कि बचाना देश को, विदेशी मामले हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गया, ये सब विषय किसका है, संघ सूची का है। किस में आता है ये सब, संघ सूची। और केंद्र संघ सूची पर जो कानून बनाता है वह हमारा कौन बनाता है, केंद्र सरकार। कौन बनाता है, केंद्र सरकार। दूसरा सूची हम देखते हैं, दूसरा सूची हमारा क्या है, राज्य सूची। राज्य सूची में क्या आता है, स्थानीय हो गया और प्रांतीय महत्व के विषय, जैसे कि पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि और सिंचाई हो गया, ये किस में आता है, राज्य सूची के अंदर में। ठीक है, और इस पर जो कानून बनाने का अधिकार जो होता है किसका होता है, राज्य सरकार का। किसका, राज्य सरकार का। तीसरा पॉइंट का अगर बात करें कि तीसरा सूची क्या है, समवर्ती सूची। इसमें क्या किया जाता है, साझा किया जाता है, साझे हित के विषय, जैसे कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर संघ हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, ये सब जो है समवर्ती सूची के अंदर में आता है। और इस पर क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों। टकराव होने पर किसका कानून मान्य होता है, केंद्र सरकार का मान्य होता है। तो इसको क्या करना है, याद करके रखना है। अगर चौथी सूची की बात करें कि जो है हमारा क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ। क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियों में क्या होता है कि वे विषय जो संविधान बनने के बाद सामने आए, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईटी हो गया, ये सब क्या था, पहले भारत में नहीं था, लेकिन ये हमारा क्या किया गया है कि ये सब विषय जो है कब आया, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद, जब संविधान बना उस समय ये सब नहीं था। तो ये सब कहाँ पर आएगा, ये सब तो उस समय नहीं बना था। तो ये सब सूची कहाँ पर आएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ में। कहाँ पर आएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, केंद्र सरकार को। ठीक है, अब देखते हैं भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण। तो क्या होगा कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों, जैसे कि पंचायतें और नगर पालिकाओं को दे दी जाती है,
तो इसे शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या होता है? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को क्या किया जाता है, दे दी जाती है, तो उसको शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण समझ में आ गया। शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या होता है कि केंद्र और राज्य का जो शक्ति है उसको स्थानीय सरकार जैसे नगर पालिका हो गया, पंचायतों हो गया, इस सब में क्या करना, बांट देना, तो उसको क्या कहते हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो क्या है, 1992 का ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन, 73वां और 74वां संशोधन। क्या है ये? तो 1992 से पहले स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित नहीं होते थे। नियमित यानी कि जब होना चाहिए था चुनाव उस समय पर होता नहीं था, कोई नियमित नहीं होता था, और उनके पास अपनी कोई शक्तियां या पैसा नहीं था। किसके पास? किसके पास? वो जो हमारा जैसे कि पंचायत लेवल का हो गया और नगर पालिका हो गया, ये सबको। ठीक है, 1992 के संशोधन ने स्थानीय शासन को क्या किया, शक्तिशाली और प्रभावी बनाया। कब? 1992 में जो संशोधन हुआ 73वां और 74वां, जो नियमित चुनाव नहीं होता था और जो उनके पास अपनी कोई शक्ति या पैसा नहीं था, वह उसको मिलता है। कब? 1992 में 73वां और 74वां संशोधन में। इसका अगला पॉइंट अगर देखें तो क्या है, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव क्या होता है, नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता बन गया है। यानी कि अब बाध्यता हो गया, बाध्यता यानी कि इसको नियमित रूप से चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, निर्वाचित निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो कम से कम 1/3 यानी कि थर्ड पद महिलाओं के लिए क्या किया गया है, आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का क्या किया गया है, नामक स्वतंत्र संस्था का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर तो क्या है कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और शक्तियों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना क्या हो गया है, अनिवार्य किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आंसर था। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। तो ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा आप बताएं कमेंट में ज़रूर, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।